अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, बजट का वक्त है। हर किसी को इंतज़ार है कि जो इस बार बजट हुकूमत पेश करेगी नए वज़ीर ख़जाना के ज़ेर तहत और उनके बनाए हुए बजट को जब पेश किया जाएगा तो उसमें आवाम के लिए क्या रिलीफ होगी, क्योंकि ये वो गवर्नमेंट है जो ख़ुद एतराफ़ करती है कि महंगाई है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि डिनाई करते हूँ और कहते हूँ कि जी महंगाई नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं, अपोजिशन की तरफ से एक प्रोपेगेंडा है। तस्लीम करती है गवर्नमेंट कि महंगाई है और महंगाई एक वो वाहिद मसला है कि जिसका हम चाहते हैं कि कोई ना कोई हल निकाला जाए। तो देखना यह है कि ये जो बजट पेश किया जाएगा इसमें आवाम के लिए कोई रिलीफ होगी या नहीं होगी। दूसरी तरफ तरीन ग्रुप जो अब से कुछ अरसा पहले हमने देखा कि फॉर्म किया गया, एक अलहदा ग्रुप बन गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका अब भी ये कहना है कि ये मुनी का हिस्सा हैं और हमारे वज़ीर आज़म आज भी इमरान खान साहब हैं। तो जब ये बजट पेश किया जाएगा तो उस वक्त तरीन ग्रुप किस तरफ होगा? अब तक के मुताबिक, इतलात के मुताबिक तो यही है कि जी तरीन ग्रुप हुकूमत का साथ देगा। अपोजिशन क्या टफ टाइम देगी बजट में हुकूमत को, जबकि हुकूमत की तरफ से जहां पर तनकीद की जाती रही है अभी थोड़ा सा ज़रा रवैया तब्दील हुआ है, अप्रोच तब्दील हुई है और गवर्नमेंट की तरफ से अपोजिशन से मिल बैठ के बात करने की, टेबल टॉक करने की बातें हो रही हैं और इस्लाहात पे अपोजिशन से कहा जा रहा है कि हमारा साथ दें। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से जो गुफ्तगू करेंगे, हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ हमें सबसे पहले स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मुजम्मल सोहरवर्दी साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मल साहब तशरीफ़ लाए। हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट मोहसिन बेग साहब ने। मोहसिन बेग साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और हमें आपसे कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजर शोएब साहब। वो जैसे ही ज्वाइन करेंगे उनको हम डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहले मुजम्मल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क्या लगता है आपको ये जो बजट पेश किया जा रहा है, ये क्या इसमें आवाम के लिए कोई रिलीफ है? प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी बड़े फिक्रमंद हैं, उनकी पूरी कैबिनेट फिक्रमंद है, गवर्नमेंट पूरी पीटीआई की फिक्रमंद है कि जी महंगाई को हमने काउंटर करना है। तो क्या काउंटर करते हुए कोई आवाम को रिलीफ मिलेगा या आवाम के लिए ये बजट नहीं है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये गवर्नमेंट समझती है कि मीडिया नैरेटिव और बिलखसूस सोशल मीडिया नैरेटिव जो हैं वो उसकी पॉपुलैरिटी को कायम रखने के लिए काफ़ी हैं। उनकी इस गवर्नमेंट की राय में ग्राउंड पर काम करना इतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी सोशल मीडिया नैरेटिव, ट्रेंड्स, ट्विटर ट्रेंड्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और मीडिया कंट्रोल जितना इम्पॉर्टेंट है। लिहाजा मीडिया नैरेटिव बनाने की तो कोशिश की जा रही है कि इकॉनमी ने टेक ऑफ कर लिया है, बजट बहुत प्रो पब्लिक होगा और ये वो, साथ साथ पेंशनर्स पर भी टैक्स लगाया जाएगा, साथ साथ जो हमारी IMF की कमिटमेंट्स हैं उन्हें भी डिस्क्रीटली ओके किया जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो काम है ना गवर्नमेंट के नैरेटिव्स के ज़रिए अपने ख़ुद को कायम रखने के, ये पहले 2, 2.5 साल 3 साल के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि 2, 2.5, 3 साल लोग भी उम्मीद में होते हैं और वो नैरेटिव्स बाय कर रहे होते हैं और वो नैरेटिव्स बाइंग का टाइम होता है। लेकिन आखिरी 2 साल नैरेटिव्स बाय करने का टाइम नहीं होता है, वो तो सॉलिड रॉक काम देखने और दिखाने का वक्त होता है। मैं नहीं समझता कि ये गवर्नमेंट कोई बजट में रिलीफ दे सकेगी। मसलन अब पंजाब गवर्नमेंट ने 25% तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया। मैंने एक सरकारी मुलाजिम से पूछा कि यार 25% का अलाउंस मिल रहा है, मुबारक हो, चलो तुम्हारी तनख्वाह 25% बढ़ जाएगी। उसने कहा जी उसमें भी एक गिमिक है। अच्छा। गिमिक ये है कि जी 2017 में जो आपकी बेसिक पे थी ना, उस पर आपको जो है वो मिलेगा 25%। अब 2018 में तो पे बढ़नी थी, एक साल के बाद आ गई थी, फिर 2019 में भी थोड़ी बढ़ी, फिर एक एनुअल इंक्रीमेंट भी लगती रही। तो अब 2021 में आप 2017 की तनख्वाह पर जब 25% बढ़ाएंगे तो वो 4,000 5,000 रुपये से ज़्यादा ग्रेड 19 पे फ़र्क नहीं पड़ना, 6,000। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ख़बरें अच्छी लगवा लेने से, बना लेने से ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं बदल जाएंगी। और अगर शौकत तरीन साहब ने आते ही कोई 20-25 इंटरव्यूज़ दिए हैं जो कि हफीज़ शेख साहब नहीं देते थे और आते ही उन्होंने कहा है कि हम सब ठीक कर देंगे, तो नैरेटिव बिल्डिंग की हद तक तो ठीक था। लेकिन अगर नीचे बेस ही कुछ नहीं है और अगर नीचे कमल है, बिजली सस्ती होगी नहीं, आटा सस्ता होगा नहीं, उन्होंने कहा जी चीनी सस्ती होगी, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा चिकन सस्ता होगा, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा बकरे का गोश्त सस्ता होगा, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा दूध सस्ता हो जाएगा, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा फिर क्या होगा, मेरी तनख्वाह 100% बढ़ जाएगी, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा फिर तो जब सब सवालों के जवाब नहीं में होंगे
तो ये जो नैरेटिव बिल्डिंग, ट्विटर ट्रेंडिंग और जो मेरा मतलब है इंटरव्यूज़ की भरमार है, एक माहौल तो बना सकती है, लेकिन अगर माहौल के नीचे कुछ नहीं है तो फिर गिर जाएगा 3 महीने में सारा ठीक, कुछ। मोहसिन बेग साहब आपकी तरफ आते हैं कि आपको भी लगता है ये सिर्फ एक मीडिया की हद तक, सोशल मीडिया की हद तक एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, वरना ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो है उसके मुताबिक कोई आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगी और हो सकता है कि टैक्सेस मजीद लगा दिए जाएं कि जहां पर अगर फ़र्ज़ करें कि किसी सेक्टर में, किसी शोबे में रिलीफ मिलता भी है तो वहां पर टैक्सेस बढ़ाकर काम वहीं पर आकर खड़ा कर दिया जाएगा? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली जैसे मुजम्मल साहब ने कहा, ये तो बिल्कुल ज़ुबानी जमा खर्च है। और हमारे जो नए वज़ीर ख़ज़ाना है शौकत तरीन साहब, आप जॉब लेने से पहले जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कैसे तशवीश का इजहार किया कि जी मईशत को डुबो दिया गया। और उसके बाद वो जब हल्फ लिया और हफीज शेख साहब को एक चार्जशीट करके निकाला गया तो एग्जैक्टली 1 महीने बाद फिगर आती है ग्रोथ की 3.94। मेरी समझ से बाहर है ये फिगर आई कहां से और 1 महीने में ऐसा क्या हुआ। अगर ये सारा काम फर्ज कर लीजिए ये जो कह रहे हैं फिगर्स वो ठीक हैं, तो फिर हफीज शेख साहब को क्यों निकाला? वो बेचारा इतनी गया था और आपके फिगर्स इतने ऊपर लेके गया। अब जो जैसा कि इन्होंने कहा कि वो इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं और पूरी जो उनकी वो स्पोक्स पर्सन की 3 दर्जन की टीम है उसको लगा दिया कि जी बस इकोनॉमी का। हालांकि इसके बिल्कुल बरक्स है, ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है। असद उमर साहब जो कि इनके स्टार प्लेयर थे, उन्होंने आते साथ 2 मिनी बजट दिए 2018 में जिससे सारा इकोनॉमी का बट्टा बैठा। और अभी भी वो फरमा रहे थे कि जी पर कैपिटा इनकम जो है वो 1500 और समथिंग होगी। हालांकि उन्होंने सेंसस जो है, मर्दमशुमारी जो है वो 19 करोड़ पे जो 2017 से पहले थी उस पर डिवाइड किया। और मैं आपको बताऊं कि ग्रोथ जो है वो ऐसी नहीं आ जाती, हवा में नहीं आ जाती। आपने जो एनुअल डेवलपमेंट फंड था वो 650 बिलियन 650 अरब रुपए, आप देखें इन्होंने अभी तक उसमें खर्च क्या किया 264 अरब रुपए। जब गवर्नमेंट अपना बजट भी पूरा नहीं कर सकती डेवलपमेंट का तो ग्रोथ कैसे आएगी? और जहां तक महंगाई का ये रोना रोते हैं, देखिए महंगाई होती किन चीजों से है। बेसिक चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी आपने 200% उसकी प्राइस बढ़ाई। फिर इसी तरह पेट्रोल है, पेट्रोल में आप देखिए 8 रुपए लेवी टैक्स था पर लीटर के ऊपर, वो बढ़ा के 30 रुपए कर दिया। इस वक्त गवर्नमेंट 1 लीटर के ऊपर 44 रुपीस एंड 12 पैसा कमा रहे हैं, तो उसमें भी आपने कमी नहीं की। तो ये जो पेट्रोल है, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसका इफेक्ट आता है हर चीज के ऊपर और वहां से महंगाई शुरू होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो दुकानदार जो बिजली खर्च कर रहा है उसका 300% या 200% दे रहा है तो वो आपको चीज उसी रेट पे दे जिस पे पहले दे रहा था। ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए पेट्रोल है, इसीलिए गैस है। तो महंगाई बेसिकली गवर्नमेंट ने खुद की। और इन्होंने आते साथ ये कहा कि जी किसी शोबे में हम अवाम को सब्सिडीज नहीं देंगे। ठीक है जी, अब सब्सिडीज भी नहीं दी और उसके बावजूद इलेक्ट्रिसिटी में जो इनका डेफिसिट है वो 14 बिलियन बढ़ गया। तो ये तो कुछ नालायकी ही हो सकती है कि आप सब्सिडीज भी नहीं दे रहे हो, आपके लॉसेस भी बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप देख लें तो ये झूठ पे मबनी है। मैं ये समझता हूँ कि इकॉनमी थोड़ी सी माइनस से बाहर आई है, इसमें कोई शक नहीं। आना चाहिए, हमारा मुल्क है, अल्लाह करे। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे ये जो फिगर दे रहे हैं इनका झूठ भी सच हो जाए और हमारा मुल्क है, हम लोग इसी में रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा रियलिस्टिकली, थोड़ा सा सच, मैं कहता हूँ ज्यादा सच भी ना बोलो, पूरा सच भी ना बोलो। अभी आपने झूठ और सच की बात की मोहसिन बेग साहब, उससे पहले नैरेटिव से बात शुरू हुई थी मुजम्मिल साहब के साथ। अमजद शुएब साहब आपकी तरफ आते हैं। नैरेटिव्स और हुकूमत के मसाइल, एक तो महंगाई का मसाइल है, दूसरी तरफ ये नैरेटिव है। और नैरेटिव ऐसा कि जो सोशल मीडिया पे नैरेटिव को प्रेजेंट किया जाता है, चाहे वो हुकूमत हो, अपोजिशन हो, और झूठ को सच और सच को झूठ किया जाता है। और ये जो नैरेटिव्स हैं इनमें एक नैरेटिव बिल्ड भी किया गया है जिसका मैं समझता हूँ कि उसको भी काउंटर करना, टैकल करना बहुत ज़रूरी है। ये वक्त की ज़रूरत है कि आगे बड़ा इस पर नेगेटिव मामला लेकर चले हैं, प्रोपेगेंडा किया गया, तो अब इस मामले को रिजॉल्व होना चाहिए। वो है एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव, तो जिसमें रिसेंटली हमने देखा वो एक वाकया आया, फिर उसमें हमने देखा कि जी और भी ऐसे लोग कूद पड़े जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, वो भी फिर उस नैरेटिव के अंदर शामिल हो गए और वो धड़ल्ले से फिर जो जी में आता है वो लिखते चले जाते हैं। तो ये नैरेटिव्स की जंग जो है ये कब तक चलेगी और इससे हमारे मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चीज नुकसान तो आप इससे अंदाजा कर लें कि इसका पूरा फायदा, भरपूर फायदा अक्रॉस द बॉर्डर हमारे दुश्मन उठा रहे हैं। और बहुत सारी चीजों पे मैंने देखा है कि वो उसको उनको उस नैरेटिव को लेके वो आगे प्रमोट करते हैं। और नेचुरली एक जो फिफ्थ जनरेशन वॉर, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज जो दुश्मन करनी चाहता है वो यही होती है कि वो आर्मी और या आप कह लीजिए कि आपकी डिफेंस फोर्सेस और पब्लिक के दरमियान बद-एतमादी पैदा कर दे। और बद-एतमादी के साथ साथ फिर ऐसी इल्जाम तराशियां जिसकी वजह से आप बद-एतमादी से बढ़ के फिर एक तरह की कन्फ्रंटेशन की सूरत बन जाए। और जब कन्फ्रंटेशन की सूरत बन जाती है तो डिफेंस फोर्सेस जो है वो डिफेंस नहीं कर सकते मुल्क का, और वही आपके दुश्मन की जीत होती है कि वो जंग लड़े बगैर वो एक मार का मार लेता है, एक मैदान फतह कर लेता है, जहां उस मुल्क के अवाम खुद ही अपनी फोर्सेस को वहां पे नलिफाई कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। तो ये उस लिहाज से एक बड़ी खतरनाक खेल है। मैं बालों का सोचता हूं, मैं कहता हूं कि हर चीज का जब आईएसआई पे इल्जाम लगा है तो आईएसआई वाकई इसको बंद कर देना चाहिए। अगर ये इतना घटिया अदारा है कि अगर उन्होंने किसी को मारना है तो उनकी गोली नहीं ठीक लगती, अगर उन्होंने किसी की पिटाई करनी है तो वो भी जाके पहले ऐलान करके करते हैं, फिर वो उससे कहता है कि अपना आईडी कार्ड भी दिखाओगे वाकई तुम आईएसआई से हो, वो दिखा के अपनी वेरिफिकेशन करा के फिर वो मारता है। ये बड़ी नालायकी की बातें हैं। और फिर वो हर किसी को इसी तरह मार के छोड़ देते हैं, किसी को गोली हवा में चला के छोड़ जाते हैं ताकि बाद में वो जलील करते रहें, आईएसआई को दबा के जलील करें और सारे उस किस्से में, खेल में शामिल भी हो जाएं, फख्र समझें इस काम में, तो फिर दिफा कोई और कर लेगा आके। इसको बंद कर देना चाहिए। मैं तो इस मामले को रोकेगा कौन अमजद शुएब साहब? इसको कहीं ना कहीं तो रोकना है ना, अगर इससे फायदा हमारे दुश्मनों को हो रहा है। रोकना क्यों? देखिए जब आप लोग शामिल हैं या मीडिया आवाम शामिल हो जाएं तो रोकने की क्या जरूरत है? मुल्क 5.5 लाख अगर फौज है तो सिर्फ उसका तो नहीं है, 22 करोड़ लोगों का भी तो है ना। जी बिल्कुल। वो क्या वो भेड़ें रखी हुई आपने कि वो ना जाके रोकें इन चीजों को? बात यह है कि अगर किसी, फर्ज करें अगर किसी एक सहाबी को मारा भी हो, मैं एक हाइपोथेटिकल लेता हूं, तो 22 करोड़ लोगों का अगर दिफा किया हो और किसी एक को रोका हो या उसके साथ कुछ किया हो, तो आप एक के लिए 22 करोड़ कुर्बान कर दें, ये उनको सोचना होगा। आज दिन तक अगर तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है तो क्या 22 करोड़ के 22 करोड़ सारे लोगों को शिकायत है कि उनको तंग किया गया? बिल्कुल भी नहीं। शोहरत मिल गई, एक आदमी जिसको जानता कोई नहीं था वो इंटरनेशनल शोहरत का मालिक हो गया, सिर्फ एक अदारे को भी तस्कीर करके, क्योंकि उसने अदारे ने अपना आईडी कार्ड प्रोड्यूस करके उसको यकीन दहानी करा दी कि मैं वाकई तुम्हें जो मार रहा हूं मैं आईएसआई का आदमी, अब तुम जाके मार इसका डोल पी। ये है अपना अपना मुफाद मुल्क का देखना चाहिए। अगर मुल्क का मुफाद देखने में हम लोग नाकाम है, यानी मेजॉरिटी के लोग नाकाम है, तो फिर नाकामी उनका मुकद्दर है, उस पर तो कोई भी रोक नहीं सकता किसी। बिल्कुल सही। और दूसरी तरफ अभी जी मुजम्मिल साहब आप ऐड करते हैं, उसके बाद ब्रेक भी लेनी थी। मैं समझता हूँ जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक तरफ इशारा किया है, और ये बहुत बड़ी संगीन सूरत हाल है पाकिस्तान में कि इस तरह जब सहाफ़ियों को मार पड़ रही है और उंगलियां आईएसआई की तरफ उड़ रही हैं या हसास इदारों की तरफ उठ रही हैं जो कि नहीं उठनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे इंटेलिजेंस इदारे दुनिया के टॉप के इंटेलिजेंस इदारे हैं, और दुनिया के तमाम इंटेलिजेंस इदारों में उनको एक मुमताज़ हैसियत हासिल है। अगर एक ख़ास सोच के सहाफ़ियों को मारा जा रहा है टारगेट करके, और सिर्फ उन्हीं को मारा जा रहा है, उन्हीं को शुमाली इलाका जात की सैर कराई जा रही है, और अगर वो काम हमारे इदारे नहीं कर रहे तो इस कॉन्स्पिरेसी को अनर्थ करना भी तो इन इदारों की जिम्मेदारी है। मतलब मेरी एक राय है, वो राय हो सकता है जनरल साहब को पसंद ना हो या किसी इदारे को मेरी वो राय पसंद ना हो, लेकिन मेरे उस राय रखने पर अगर मार पड़ेगी या वो राय रखने पर मेरे लिए कोई जिंदगी तंग होगी, तो इदारे का तो काम है ना, मैं उस 22 करोड़ में वो मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे। लेनी तो ब्रेक थी, लेकिन मुझ पर गद्दारी का इल्जाम तो ना लगाए, मुझ पर दुश्मन तो ना मुझे करार दे दे वो सोच रखने पे। जी कर दूं। देखिए पहली बात तो ये हमें सबको तस्लीम करना चाहिए कि अदारा बड़ा ही नालायक है। ये मुजम्मिल जो बात कर रहे हैं ना कि ये टॉप का अदारा, नहीं, टॉप का नहीं है, ये थर्ड क्लास घटिया अदारा है
तभी इनसे मैं नहीं एक कह आदमी भी सकता, मारा नहीं जाता। आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता, आप कह सकते हैं। मेरी जुबान जल जाए मैं ऐसे लेकिन ये कि अमजद शरीफ साहब जो इस तरह की सोच रखते हैं, वो तो सोच उनकी घटिया है ना, जो इस तरह की सोच रखते हैं कि ये इदारा जो है वो नंबर 1 इदारा नहीं है। मेरे लिए ये बहुत अजीम और कमाल और दुनिया का बेहतरीन इदारा है, और इसने दुनिया के बेहतरीन एजेंसियों को शिकस्त दी है। नहीं, जब आप इल्जाम लगाते हैं ना, तो असल चीज वो है, ये बाकी मुनाफिकत है कि आपके अजीम अदारा है और अंदर से इल्जाम भी लगाएं। नहीं, मैं मुनाफिकत नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि इस साजिश को अनर्थ होना चाहिए कि कौन मार रहा है, ये पता लगना चाहिए। बात भी तो हो जाने देना। आप बात मेरी सुनिए, मेरी सुनिए। मैं नालायकी इसलिए उनकी मानता हूं कि उनसे आज दिन तक ना गोली लगी है किसी को, ना उनसे आज दिन तक किसी की सही पिटाई हुई है, और इतने बेवकूफ हैं कि आप बता के दिखा के जाते हैं कि हम ISI से आए हैं, हम मारेंगे, ये लो तुम मेरा ID कार्ड देख लो। तो जिल्लत उठा रहे हैं, इसी वजह से उठा रहे हैं, लेकिन नालायकी, वरना तो कौम को भी किसी को अकल अपनी इस्तेमाल करनी चाहिए। मतिउल्लाह जान का केस हुआ, मतिउल्लाह जान अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में पेश होना था, एक दिन पहले उसका ये वाकया हो जाता है। इतनी बेवकूफ है ISI कि वो उसको पता है अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में इसका तमाशा खड़ा होगा, आके उन्होंने ये काम किया, फिर शाम को छोड़ भी दिया ताकि सुबह जलील करे जाके वो ISI को वहां पे सुप्रीम कोर्ट में। उसको फायदा ये पहुंचा, फायदा किसका हुआ? मतिउल्लाह का, कि तौहीन अदालत का इतना जबरदस्त केस जिसमें उसको जेल जाना था जी, वो वहीं रह गया, खत्म हो गया। किस्सा ये चल निकला कि इसको कौन पकड़ के ले गया था, लिहाजा ये बताएं। अब इसका केस भी यही है, ये अदालतें भुगतना था। असद तूर को वैसे कोई नहीं जानता था दुनिया में, लेकिन हमने उठा के उसको सर पे बिठा दिया, और साथ उसके ये हो गया कि जनाब उसकी अदालत अब जाएगा तो वहां किस्सा अदालत की बजाय ये खुल जाएगा, वो जो लड़की ने केस किया हुआ किसी ने, उसकी बजाय ये मुकदमा खुल जाएगा कि जनाब इसने ये तो इसको तो मारा है किसी ने, और जो हम ख्याल थे वो साथ में शामिल हो गए, फिर वो शामिल हो गए। अब बात यह है कि ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ISI अगर इंटेलिजेंस एजेंसी होती, अगर उसमें कोई हिम्मत हौसला होता, कोई उनमें लियाकत होती, कोई अहलियत होती, कोई काबिलियत होती, तो असद तूर को मार के जाते ना यार, बताते तो ना। कोई खोज ना निकाल सकता कि असद तूर को किसने मारा। अगर ISI ये कर देती तो मैं कहता भी हाँ ये अदारा बड़ा अच्छा है। हमें एक ब्रेक लेनी है अमजद शरीफ साहब, और जाते जाते मैं यहाँ पर ये भी ऐड कर दूं कि एक नया ट्रेंड, मुजम्मिल साहब इस पर आप भी अपनी राय का बाद में इजहार ज़रूर कीजिए, कि एक नया ट्रेंड ये शुरू हुआ है कि यहाँ पर आप अपने लिए एक पूरा केस तैयार करें कि आपकी जान खतरे में है, और फिर उसके बाद आप असाइलम अप्लाई कर लें और बाहर चले जाएँ। इस पर बात होगी जी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर जी। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मोहसिन बेग साहब, ये अभी वक्फे पे जाते हुए मैंने एक बात कही, मुझे वक्फे के दौरान मेरे साथियों ने कहा आपने बड़ा ख़तरनाक मौजू छेड़ दिया है, लेकिन ये बात तो सच है मेरे हिसाब से। आप अपनी राय दे सकते हैं कि क्या ये सच नहीं है कि ये एक पूरा प्लान तैयार किया जाता है कि हमारी जान फिर ख़तरे में है, एक पूरा केस तैयार हो जाता है और फिर उसके बाद असाइलम के लिए अप्लाई कर दिया जाता है और बाहर निकल जाते हैं? जी कि ये जो डिस्कशन है, मैं मुजम्मिल साहब को भी, जनरल साहब को सुन रहा था। बेसिकली देखें, ऐसा भी नहीं है कि हमारे जो हसास अदारे हैं वो बिल्कुल शामिल नहीं है किसी चीज़ में, और दूसरी साइड में भी ऐसा है कि उन पे इल्ज़ाम भी लगता है। और मैं ये समझता हूँ कि इल्ज़ाम हो या हकीकत हो, हमें हमारे जो इदारे हैं इंटेलिजेंस के, उनको चाहिए अपनी बिहेवियर में चेंज लाएं, और अगर वो चेंज नहीं लाएंगे, ये जो 5th जनरेशन वॉर है ये उन्होंने नहीं लड़नी, ये हम जैसे लोगों ने लड़नी है। और जहां मैं जनरल साहब की बात मान लूं, इतने नालायक हैं, तो वो जो IG कराची में उठा लिया गया था, वो आपने और मैंने तो उठाया नहीं था, बाद में उनको सिर्फ लोकेशन से चेंज कर दिया गया। IG ने कहा कि मुझे नहीं किसी ने उठाया, IG ने बेग साहब कहा है कि मुझे नहीं किसी ने उठाया, ये पॉलिटिशियन ने इल्जाम लगाया, और जो इंक्वायरी हुई है वो पढ़ लें, वो उन्होंने वेरीफाई किया, उसमें उसके उठाए जाने का कोई कहीं शवाहिद नहीं। उसके घर के बाहर लगा हुआ कैमरे लगे हुए हैं सारे, वो क्यों नहीं चलाता? उसने तो स्टेटमेंट दी हुई है कि मुझे किसी ने नहीं उठाया। जनरल साहब, आप ये मानते हैं कि उसको किसी ने नहीं उठाया? ये बिल्कुल ये परसेप्शन क्रिएट की गई है। मैं 200% वो जो ISPR ने प्रेस रिलीज जारी किया था कि जी हमारे जो सेक्टर कमांडर्स हैं उन्होंने अपनी हदूद से तजावुज किया, वो क्या था प्रेस रिलीज? वो शायद कैप्टन सफदर, वो प्रेस रिलीज जारी किया ISPR ने।
तो वो किसने वो मैं किया? बता देता हूँ, ISPR ने झूठी वो मैं स्टेटमेंट बता दी। देता हूँ। हाँ। क्या करते हैं जनरल साहब? एक हद तक भले वो हद तक ISPR का प्रेस रिलीज जरा अमजद शेख साहब को ट्रांसफर कुछ एक्सप्लेन करने दें। वहाँ डिपेंड नहीं करना जी चाहिए। अमजद शेख साहब, वो ये आप था उनकी कि जो बात उनकी करें FIR दर्ज और करवाई, उनको इस तरह से डिपेंड FIR ना करें दर्ज करवाना कि सारी इनका दुनिया काम नहीं झूठ था। बोल रही है और वही सच्चे हैं। जिसको उठा के ले जाते हैं वो क्या बताएगा? वो अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, उसको नौकरी के लाले पड़े हुए हैं, वो बताएगा जी मुझे ये लेके थे। कहते हैं देखिए आप ये ठीक मुल्क कहते हैं, इस तरह नहीं चल उठाया। सकता। आपको अपने एक साहब, बिहेवियर में मेरी बात चेंज सुनिए। लाना है। आप ठीक कहते अगर हैं, आप तुमने चेंज उठाया। करेंगे तो ये मुल्क आपका भी है, हमारा भी है। उन इदारों को सोचना ठीक है, चाहिए इसको आगे जाके हमने इस मुल्क को कहाँ लेके जाना है। मोहसिन बेग साहब, ये जो जिस अभी काम साइलेंट पे वाली मैंने बात की थी, क्या ये सच है? देखिए, बिल्कुल सच है। दो कुछ आदमियों लोग के हैं, तो मैं 3 आदमियों बिल्कुल को मैं हैं, नाम देता हूं। जो ऐसे केसेस से फायदा उठा के जी, मैं आपकी तरफ आता हूं अमजद शेख साहब। मैं मोहसिन बेग साहब का इस पे जवाब ले लूं, फिर उसके बाद मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। जी, अपने जाती मफाद भी लेते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो एजेंसियों का नाम भी लेते हैं, वो पुलिस का नाम भी लेते हैं, वो हुकूमतों का भी नाम लेते हैं। तो बेसिकली देखें, इनको हम मौका क्यों दें कि वो इंटरनेशनली हमारे मुल्क की और हमारी एज ए नेशन बदनामी का बायस बने। तो ये इनको ये लिवरेज नहीं देनी चाहिए। अगर ये कोई शख्स ऐसा काम करता है तो थ्रूली इन्वेस्टिगेट करके उसको एंड तक लेके जाएं और बताएं कि ये झूठा है और या इसमें हकीकत है। दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। और अगर कोई इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली उसकी पासपोर्ट होनी जी, चाहिए कि अमजद वो शेख साहब। अपनी इख्तियार से तजावुज ना करे। जी अमजद शेख साहब, ये हमारे मुल्क में नामुमकिन है बेग साहब। हमारे मुल्क में ये नहीं हो सकता। जिस दिन उसको उठा के तहकीकात के लिए लेके जाते हैं, उसी दिन सबकी यहाँ पे यूं लगता है जैसे वालदा फौत होगी, मातम शुरू हो जाता है सारे हर तरफ। इतना तो मौका ही कोई नहीं देता किसी को कि तहकीकात कर ले। यहाँ पे तहकीकात की मोहलत ही नहीं दी जाती। अमजद शेख साहब, आप कह रहे थे कि कोई 2-3 नाम आप बताना चाह रहे थे कि कौन से कोई नाम है कि जो असाइलम इसी तरह से उन्होंने अप्लाई किया है? बिल्कुल, 2 आदमी, एक का नाम गालिब, दूसरा नाम है, ये मैंने रिसेंटली गए हैं, इनकी वीडियो इनकी देख लें आप, इनके मैसेजेस और ये जो ट्वीट्स वगैरह हैं टीवी में थे। और इसी तरह तला सिद्दीकी बाहर गया, वकास गुराया गया, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ एक काम किया कि झूठ सच के सारे उन्होंने इल्जाम लगू के फिर कहा जी हमारी जान खतरे में, सब बाहर रह रहे हैं। मोहसिन बेग साहब, ये तो भी आपने भी कहा ना कि सोशल मीडिया पे तो झूठ को सच और सच को झूठ करके पेश कर दिया जाता है। तो ये जो भी बात अमजद शेख साहब ने की है, ये सोशल मीडिया से तो सारा कुछ हो रहा है। एक सेकंड, मैं एक और मुमताज बात बताऊं, ये बेग साहब के सामने जी, मेरे ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया कि मैंने 15,000 एकड़ जमीन 264 रुपए के हिसाब से खरीदी है। वो कुछ दिनों में जंगल की आग की तरह फैल गया, एक परसेप्शन बन गई। मैंने 1 इंच जमीन नहीं कभी किसी से ली। मेरे पास कोई जमीन है ही नहीं, मेरे खानदान में दूर दूर किसी के पास नहीं, हम ये काम ही नहीं करते, एग्रीकल्चर से वास्ता ही नहीं है हमारा। मैं लाहौर निस्बत रोड का रहने वाले, जहां सब मुलाजमतें वगैरह करने वाले लोग हैं, किसी के पास जमीनों का किस्सा ही नहीं है। ये इतने हैं कि ये अपने मकासद के लिए फौज के अफसरों पे झूठे इल्जाम लगा। जनरल बाजवा का इन्होंने कहने शुरू किया कि इसने लाहौर में गुलबर्ग में वो प्लाजा बनाया, इससे पूछे कहां से पैसा आया, इसके बेटे का प्लाजा है, हालांकि वो आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट वालों का प्लाजा है, ट्रस्ट का प्लाजा है। ये इतने ये हर तरह का गंदा इल्जाम लगा देते हैं। नहीं जनरल साहब, आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया क्योंकि रेगुलेट नहीं है, बहुत से लोग अपनी दुकान खोल के बैठ गए हैं और नेचुरली अब वो समाइयां पेश करता फिर। जी मोहसिन बेग साहब, आपको आवाज आ रही है? जी मोहसिन बेग साहब, तो बेसिकली हमें ऐसे कैरेक्टर्स को जो इस किस्म की डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं और सनसनीखेज इंकशाफात करके अपनी रेटिंग या अपने व्यूवर्स की तादाद, आई डोंट नो वो क्या गिमिक है, तो देखना ये है कि इसको रेगुलेट भी होना चाहिए। और अगर किसी ने गलत इल्जाम लगाया है उसको आप बिल्कुल कोर्ट में लेके जाएं। मैं समझता हूँ कि उसको कोर्ट ऑफ लॉ में आप, लेकिन बेग साहब अब तो सहाफी भी बटे हुए हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, तो ठीक है लेके जाना चाहिए। कोर्ट में जितने डिफेमेशन के केस गए हैं 10-10 साल से पड़े हुए हैं। एक इमरान खान पे किया था इसने, शहबाज शरीफ साहब ने, हुआ उसका कुछ? शहबाज शरीफ साहब ने किया था, हुआ कुछ? अब उसकी स्पीड ज्यादा तेज है और वो पहले की निस्बत अब वो जल्दी कंक्लूड होते हैं, उनकी टाइम लिमिट कोर्ट ने तय कर दी है। मैं समझता हूँ कि FIA, साइबर क्राइम, इसमें खुद जाना चाहिए। और जो भी कोई ऐसा कैरेक्टर हो, मैं समझता हूँ कि आपको
जर्नलिस्टिक नॉर्म्स नहीं छोड़ने जी, अमजद चाहिए शेख साहब, ना आपको ये जो आपने अपने मामले के हवाले से बात की कि आप FIA गए, मैं गया, मेरी बात सुनिए, मैंने कंप्लेंट की, मैंने सारे ये डेटा जो था FIA साइबर क्राइम वालों को भेजा। उन्होंने एक पकड़ा जर्नलिस्ट लाहौर का, हमाद जफर उसका नाम है, मुजम्मिल जानते होंगे उसको। हमाद जफर बाहर के किसी मैगजीन में लिखता है और इनके मीडिया सेल का बंदा है वो। उस शख्स ने आके कहा ये गलती हो गई जी, माफी दे दें। अब FIA वाला मुझे कहता है कि जनाब या तो आप इसको अदालत में ले जाएं, डिफेम के केस में हम उसको बना के भेज देते हैं, अगर वो नहीं आप लेके जाते तो फिर माफी कबूल कर लें। अब मैं पागल हूं कि मैं 10 साल का एक ड्रामा अपने सर पे ले लूं कि मैं अपनी जनरेशन तक को रख जाऊं यहां अदालत के पास कि 10 साल मैं डिफेमेशन वाला भुगतता रहूंगा वकील करके। मैंने कहा ठीक है यार, इसकी माफी कबूल कर लो। उसने ट्विटर पे माफी डाली, मेरे पास माफी मौजूद है, लेकिन अब मैं माफी ले लेके पूरे पाकिस्तान में फिरूं, कल फिर को शुरू हो जाएगा। देख के शर्म आई मुझे। देखें, ये अब बात यह है कि जनरल साहब के खिलाफ अगर खबर हुई और जनरल साहब ने साइबर क्राइम में किया, वो आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद लॉ को प्रोसीड करना चाहिए था। और मैं इस बात के हक में नहीं कि जनरल साहब ने माफ़ कर दिया कि केस ने 10 साल चलना है। मैंने भी एक ज़िंदगी में डेफामेशन केस किया है और मैं जीता हूं। समझदारी का तकाजा तो यही होगा नहीं, समझदारी का तकाजा नहीं है। अगर माफ़ी कबूल कर ली है तो फिर ऑन एयर आके उसका बार बार जिक्र ना करें। और अगर उस केस को एग्जाम्पल बनानी थी तो फिर उसको अगर माफ़ी कर देनी थी तो दिल से देते, अगर नहीं दी है माफ़ी तो फिर केस करना चाहिए था। मेरा मतलब है कि आप एक तरफ जनरल साहब ने आज तीसरे शो में ये बात की है, भाई आपको माफी नहीं कबूल करनी चाहिए थी, FIA को भी कहना चाहिए था कि इसको अंदर दे और डेफेमेशन सूट भी करना चाहिए था। उसकी नस्लों को याद रहता कि उसने गलत पोस्ट क्यों लगाई है। आपने माफ करके इस मुल्क की कोई खिदमत नहीं की है, टू बी वेरी मतलब रिस्पेक्टिवली। अगर आपने माफी दे दी है तो ये आपका और अल्लाह का मामला है। अगर आपने अल्लाह के दिल से उसको माफी दे दी है तो आप जाने और अल्लाह मियां जाने, और अगर नहीं दी है तो लॉ ऑफ लैंड के तहत मुकदमा करें। क्यों नहीं करते? अमजद शेख साहब समझे नहीं, मेरा ख्याल है सोशल मीडिया को आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन आप फिर भी नहीं समझे। वो जिसको सोशल मीडिया पर तो आज सारे साफी इंडियन और रॉ के एजेंट हो गए हैं, और मैं समझ रहा हूं कि सारे पाकिस्तान के नामवर साफी इंडिया के एजेंट थे और हमारी एजेंसियां उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत प्रोसीड ही नहीं कर सकी। मुझे तो आज पाकिस्तान का अगर अपनी सहाफी अपनी ही फौज को गालियां देंगे तो फिर कुलभूषण यादव लग रहा है। फौज को गालियां देंगे तो फायदा तो भारत को ही होगा ना, फायदा तो हमारे दुश्मनों को हो रहा होगा। हर सहाफी के अंदर एक कुलभूषण यादव बैठा है और इस मुल्क का हर सहाफी रॉ का एजेंट है। उसका फेसबुक पेज इंडिया से चल रहा है और वो भी इंडिया से उसका ऑपरेट हो रहा है। तो इस मुल्क की एजेंसियां कहां थी जब ये सब कुछ इंडिया से हो रहा था? हम क्यों खामोश बैठे रहे? इस बात का इंतजार करते रहे कि कब वो एजेंसियों के खिलाफ बोलेंगे, फिर हम एक लड़के को लेकर एक जुमला मुझे ब्रेक पे लगा देंगे। मेरा मतलब है टाइमिंग भी तो मैटर करती है। देखें, ये सोशल मीडिया को छोड़े, पूरा पाकिस्तान जानता है कि कौन एजेंट है कौन नहीं है। आपको क्यों फिक्र है? नहीं, पाकिस्तान तो पूरा जानता है, पाकिस्तान पूरा जानता है, इसीलिए तो फिक्र की बात है कि पाकिस्तान जानता है। अगर पाकिस्तान ना जानता होता तो इतने फिक्र की बात ही नहीं थी। मसला तो यही है कि कौम को शऊर आ गया है। वैसे पाकिस्तान को बताने से पता चलेगा, बताए बगैर खामोशी से रहकर अगर चुप करके तो नहीं पता चलेगा। में भी सब जानती थी। मेरा मतलब है देखिए, जिसको पता है, जिसके ऊपर झूठा इल्जाम लग रहा है कि वो एजेंट है, वो जाए ना साइबर क्राइम के पास। मैं एक के खिलाफ गया था, अब मैं हजारों के पास जाऊं? जब एक दफा वो मीडिया सेल चला के एक आदमी ने माफी मांग ली, दूसरे फिर चला रहे हैं, अब वो तो नहीं है। अब तो चलिए जी, ब्रेक लेते हैं अमजद शेख साहब, एक ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद जब बस वापस लौट कर आएंगे तो फिर कुछ जरा सियासी गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। मोहसिन बेग साहब, बजट जब अब ये पेश किया जाएगा तो अपोजिशन और तरीन ग्रुप ये दोनों हुकूमत के लिए कोई रुकावटें खड़ी करेंगे? हुकूमत आजकल ज़रा बैठ के समझौते की बात कर रही है, मफामत की बात कर रही है और इस्लाहात पे इकट्ठे बैठ के बात करने की बातें हो रही हैं, तो ये सब बजट से पहले की बातें हैं, तो क्या टफ टाइम मिलेगा या ये बस सिर्फ बजट की हद तक उसके बाद नहीं है? देखिए, मैं समझता हूँ अपोजिशन को टफ टाइम गवर्नमेंट को देना चाहिए बजट के ऊपर। उसमें जितनी भी चेंजेस हैं या फेवरेबल टू आवाम जो भी इस्लाहात होनी है, उस पर अपोजिशन का एक ड्यूटी है कि वो पैरा दे और जो
चीज़ें वो समझते हैं कि आवाम की बेहतरी के लिए नहीं है, उसके ऊपर वो पॉइंट आउट करें। जहाँ तक जंगी तरीन ग्रुप का तल्लक है, नेचुरली उनकी अपनी रिजर्वेशंस हैं, वो समझते हैं कि अगर ये बजट जो कि मैं समझता हूँ ये पास हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर उनके ऊपर सख्ती की जाती है या अपोजिशन को भी फिर उसी तरीके से डील किया जाता है जैसे गवर्नमेंट पहले कर रही थी। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए, जैसे वो अब कह रहे हैं कि जी मिल बैठे, पार्लियामेंट के अंदर बैठिए और लेजिस्लेशन होनी चाहिए, और जितने बिल पेंडिंग्स पड़े हुए हैं और जो इश्यूज हैं, जो इस्लाहात थी, उसके ऊपर अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहिए। जहां तक उनके केसेस के तल्लुक है वो अलहदा चीज है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन को भी चाहिए और गवर्नमेंट को भी चाहिए। हाँ, बजट में अगर वो अपोजिशन टफ टाइम, जो मैं सुन रहा हूँ और उनके दावे भी सुन रहा हूँ, टफ टाइम अवाम के लिए होना चाहिए, अवाम की बेहतरी के लिए होना चाहिए। नए टैक्सेस, ये जो इन्फ्लेशन है, ये जो इंटरेस्ट रेट है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप सियासत बराए सियासत करें, पॉइंट स्कोरिंग करें। और आजकल भी मैं देख रहा हूँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, काउंटर प्रेस लेकिन कॉन्फ्रेंसेस उसमें तो मोहसिन बेग साहब, हुकूमत जो है वो बजट जब पेश करेगी, और बल्कि बजट पेश करने से पहले भी, तो वो तो कोविड बंकर में जाकर उसका सहारा ले रही है। देखिए, मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, इकॉनमी आपकी माइनस में चली गई जब कोविड नहीं आया था, और मैंने एक शो में कहा, मुझे उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत मैसेजेस भी किए। मैंने कहा ये गवर्नमेंट अब पूरी जो है कोविड के पीछे छुप जाएगी। चलें ठीक है, कोविड आया, आपको एड भी बहुत मिली जो आपने खर्च नहीं की, आपके पास वो भी पैसे पड़े हुए, आपने लोन्स भी लिए। अगर इकॉनमी कम बैक हो रही है, रियलिस्टिकली नंबर्स दे दें अराउंड 2 फिगर्स, तो मैं समझता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अपोजिशन को साथ लेके देखें, सबसे ज्यादा अली इस मुल्क में जो इस वक्त जरूरत है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की है। उससे ना तो आपका लोकल बिजनेसमैन कंफर्टेबल हो रहा है, क्योंकि झगड़ा सारा दिन पड़ा रहता है, टीवी पे आप देखें एक दूसरे बयान के ऊपर बयान, और इसी तरह आपका फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आता जब आपके मुल्क के ये हालात हो। और वो सद उमर ने कहा भी, एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, दूसरा नैप है। और उसने कहा, ये वजीर आपका कह रहा है कि नैब की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, तो इन चीजों को गवर्नमेंट ने और अपोजिशन ने मिल बैठ के करना है। और ये जो क्राइसिस इस वक्त है, जिससे अवाम, पूरे पाकिस्तान की अवाम, वो गरीब है, वो अमीर है, वो बेचारा मिडिल क्लास तो खैर थैंक्स टू इमरान खान गवर्नमेंट तो खत्म हो गई, लेकिन सब परेशान है, और इसका मदावा भी सब मिल बैठ के करेंगे। अच्छी बात है अगर गवर्नमेंट अपना रवैया बदलती है तो अपोजिशन को भी बदलना चाहिए। मुजम्मिल साहब, ये जो अभी एड की भी बात की है मोहसिन बेग साहब ने, ये प्राइम मिनिस्टर कोविड रिलीफ फंड का जो पैसा है, ये अपोजिशन भी पूछती रहती है गाय बगाए, ये सारा किधर गया? इतना पैसा एक जमा हुआ था, मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर टेलीथॉन्स हुई थी, और फिर वो कहा जा रहा था इतना पैसा जमा कर लिया, इतनी इमदाद इकट्ठी हो गई। उन्होंने दिया आपको पैसा? जी नहीं, पैसा मौजूद है पर खर्च नहीं किया। मेरा मतलब है कि पैसा मौजूद तो है और पाकिस्तान की आवाम के लिए मिला था, उन्होंने आवाम पर खर्च नहीं किया। और पैसा हुकूमत के पास है। मैं ये नहीं कह रहा उस पर कोई करप्शन हो गई है, मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने वो पैसा अपने पास रिटेन रख लिया है। खा पी नहीं गए? मैं नहीं समझता खा पी गए हैं। खाने पीने के और बहुत, देखिए मैं आपको बताऊँ, एक कर्जे पे कमीशन बनाया इस हुकूमत ने आकर, और कहा कि जी माजी के जितने कर्जे हैं उनमें बहुत घपले हुए हैं और हम वो कर्जों का कमीशन बनाएंगे। 1 रुपए की एम्बेजलमेंट निकली नहीं। सब ने कहा अकाउंट नंबर 1 में वो पैसे आए थे और अकाउंट नंबर 1 से हर चीज़ की डिटेल मौजूद है। देखिए, ये जो इंटरनेशनल डिस्बर्समेंट्स होती हैं, ये स्टेट टू स्टेट होती हैं, ये स्टेट के अकाउंट में पैसे आते हैं, फिर आगे इनकी डिस्बर्समेंट्स होती हैं। खाया कहाँ जाता है? जब आगे जाकर कोई प्रोजेक्ट लगेगा उन पैसों से, उस प्रोजेक्ट का टेंडर होगा, उसमें खाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अकाउंट नंबर 1 में पैसा आया और सीधा वहां से किसी ने अपने नाम, ये तो पिछले 70 साल का भी इमरान खान साहब ने ऑडिट करा लिया ना। कोई इस तरह की मेजरमेंट वो नहीं निकाल सके हैं कि कोई अमेरिका से एड आई अकाउंट नंबर 1 में और वो सीधा वहां से किसी के पर्सनल अकाउंट में चली गई, या कोई यूएस एड से पैसा आया, या कोई IMF से आया तो किसी ने बारो बारी कोई ले गया। आप कहना चाह रहे हैं कि कोविड को लेकर कोई करप्शन नहीं हुई? नहीं, मैं नहीं समझता, सिर्फ इतनी नाअहली हुई है कि हुकूमत ने आवाम तक नहीं खर्ची। कोई NDMA की बातें सुनने में आई थी। देखिए, वो प्रोक्योरमेंट्स के मसाइल हैं, तो वो वही बात है ना। देखें, एक जो हमारे यहाँ थॉट है ना कि जी पैसा आया और सीधा खाया गया, ऐसा नहीं है। अब NDMA ने अगर कोई 1000 वेंटिलेटर्स खरीदे हैं और उन वेंटिलेटर्स खरीदने में एम्बेजलमेंट है तो मैं उसकी बात नहीं कर सकता। अगर कोई उस वक्त पाकिस्तान को इस वक्त वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट है, अगर प्रोक्योरमेंट के कोई मिसाइल निकलेंगे
जो कि ऑडिटर जनरल अपनी रिपोर्ट में देगा, वो उस एक खास प्रोक्योरमेंट के मसाइल होंगे। वो ऐसा नहीं है कि इमरान खान ने करप्शन कर लिया है, जैसे कि माजी के हुक्मरानों ने भी नहीं किया है। वो उस प्रोक्योरमेंट के मसाइल होंगे। वह एनडीएमए में कोई चीज़ जो खरीदी गई है वो महंगी खरीद ली गई है, सस्ती खरीद ली गई है, हमने टेस्टिंग किट्स ली हैं, हमने और बहुत सारी चीज़ें कोविड के लिए खरीदी हैं। महंगी खरीद लेना करप्शन नहीं है? नहीं, अगर वो है तो वो इंडिविजुअल फेल है जिसने प्रोक्योरमेंट तो काम तो गवर्नमेंट का है ना, पकड़ना और इस तरह के मामलात को रोकना, चेक एंड बैलेंसेस लगाना। बिल्कुल, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की बात हो रही है ना। लेकिन मैं ये फिर क्लियर करना चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ आवाम में तासुर बना दिया जाता है कि बाहर से पैसे आए और सीधे गायब हो गए, सीधे नहीं गायब हो सकते। कोई प्रोजेक्ट लगेगा, कोई काम होगा, उस काम के अंदर कोई किसी ने खा पी लिए है तो वो और बात है। वो काम कितना हुआ कितना नहीं हुआ वो एक अलग बात है। अब एनडीएमए ने प्रोक्योरमेंट की, अगर वो प्रोक्योरमेंट हो गई है और अगर हाई रेट पे हुई है, या ऑडिटर जनरल ने उस पर ये एतराज लगाया है कि उन्होंने प्रॉपर टेंडर नहीं किया, पेपरा रूल्स को फॉलो नहीं किया। कई दफा तो इतराजात बहुत टेक्निकल नौयत के भी होते हैं, वो करप्शन नौयत के नहीं होते, वो रूल्स को फॉलो नहीं किया गया, टेक्निकल नौयत के होते हैं। लिहाजा मैं समझता हूं कि कौम को गुमराह नहीं करना चाहिए। हमें हर वक्त ये खा गए, पी गए, लुट गए, मार गए, इससे कौम को बाहर लाना चाहिए। और जो ज़हन साजी कौम की है इमरान खान को लाने के लिए, जिन्होंने भी, वो आज उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। वो आग उनके पाँव को जला रही है। आज उनके अंदर जो गुस्सा नजर आ रहा है कि उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम लग रहे हैं, ये हमने कौम की ज़हन साजी ऐसी कर दी है। लिहाजा मैं समझता हूं इससे रुकना चाहिए। ठीक, यानी कि जो लाने वाले हैं अवाम नहीं, अवाम तो नहीं, अवाम सुने जी। अब्दुल शोएब साहब, माजरत, अज़िमनी इंतखाबात में अब्दुल शोएब साहब जरा डिफेंस बजट पे भी जरा रोशनी डालिएगा। बैठ गया, जिन्होंने आरटीएस बिठाया कम होगा, वो होना चाहिए या उसको बढ़ाना चाहिए डिफेंस बजट को, इस पे भी रोशनी डालिएगा। देखिए, ये कोई कहे कि जी करप्शन हुई नहीं तो हुई तो है, और हर केस जहां पे कोई नाम उठता है तहकीकात हो जाने में क्या हर्ज है? तहकीकात हो जाए। अगर तहकीकात करने के बाद साबित होता है कि नहीं की तो बड़ी अच्छी बात है। अब अगर ऑडिटर जनरल ने कोई पॉइंट उठाया है तो उसको आप बिल्कुल ऐसे उठा के तो नीचे नहीं फेंक सकते। आपको उन पॉइंट्स को सीरियसली लेना चाहिए और उनकी तहकीक करनी चाहिए। आफ्टर ऑल एक वक्त था कि पंजाब में हर रोज किसी न किसी जगह आग लगती थी, रिकॉर्ड जल जाता था। ऐसे अब तो नहीं जल रहा। एक वक्त था कि वहां पे किसी भी, आपने कहा जी नंदीपुर में ये वाकया है, नंदीपुर जल गया, तो कहीं तो कोई मसला तो था ना। आफ्टर ऑल लोग ऐसे तो अमीर नहीं हो गए। उदैबिया पेपर मिल का केस गायब हुआ, ऐसे तो नहीं हुआ। तो बात यह है कि हम ये भी नहीं कह सकते 100% के कुछ हुआ नहीं। लेकिन जहां कमिंग बैक टू इकोनॉमी, आप जो बात कर रहे थे, इकोनॉमी का जो हशर हो चुका हुआ है और इनके दौर में भी मजीद हुआ है, अभी मोहसिन बेग भी जैसे वजाहत कर रहे थे, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या एक टेरियोर का मसला नहीं है कि ये कोई ठीक कर लेगा। इसके लिए जरूरी था कि आप सारी पॉलिटिकल पार्टी, और मैं इस हुकूमत की सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी गलती ये समझता हूं कि इन्होंने ऑपोजिशन के साथ कोई वर्किंग रिलेशनशिप रखी नहीं पहले दिन से। वे आपने अगर वो मुकदमा चल रहे करप्शन के तो वो नैब ने चलाने, आपका क्या काम उसमें? आप अपनी पार्लियामेंट चलाएं। पार्लियामेंट को चलाने के लिए आपको ऑपोजिशन इंतहाई अहम कंपोनेंट है जिसके साथ आपने एक रिलेशनशिप रखनी है ताकि मिलके वहां पे लेजिस्लेशन का काम हो। वो इन्होंने किया नहीं। और जब शहबाज शरीफ ने कहा था कि आए हम एक मिसाक मईशत कर लें, इनको वो मौका फौरन अवेल करना चाहिए था। जो मुंह से कह रहा सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बिठा के मईशत के ऊपर मामला तय करते। आज अगर ये कोई कानून कोई अपना टैक्स फालतू लगाए, अगर वो वाकई मजबूरन लगाना पड़ रहा है, लेकिन ऑपोजिशन तो उसको उछा देगी और लोग भी पीटेंगे। अगर सारे उस पर मुत्तफिक हुए होते पहले से तो किसी को जरूरत ना होती कि वो आपके लिए मसला खड़ा करे। सुना है कि पेंशनर्स की पेंशन पे भी टैक्स लगाने जा रहे हैं। हाँ, जनरल साहब की पेंशन पे टैक्स लग रहा है। जनरल साहब की पेंशन पे टैक्स लगेगा। देखिए जी, बात ये है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरी पेंशन है, मैं बहुत अरसे से जो ले रहा हूं उस पर टैक्स नहीं लगता था। अब अगर लगेगा तो मजबूरी है, वो मैं दूंगा तो सही, लेकिन लाजमी बात है क्योंकि और हुकूमत आएगी वो हटा देगी। इस वजह से कि ये है अवाम के साथ ज्यादती। पेंशनर जो हैं उनका अगर कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो वो तो पहले ही बेचारे पिसे हुए लोग हैं। लेकिन अगर आप ये टैक्स लगा के तो समझें कि हमने कोई अच्छा काम किया है तो कोई और हुकूमत आके हटा देगी।
नेचुरली लोगों में मेरा ख्याल है जिनकी जी। पेंशन 1 लाख रुपए से कम है उन पर टैक्स नहीं होना चाहिए, और जो 5-5 लाख पेंशन ले रहे हैं उन पर होना चाहिए। क्यों उन पर क्यों लगा रहे हैं आप मुजम्मिल साहब? जो 5-5 लाख जिनकी पेंशन है, जो इस मुल्क में देखें जी 5-5 लाख रुपया भी पेंशन है, हाँ। उन पर तो टैक्स होना चाहिए। नहीं, उनकी जितनी 5 टैक्स नहीं 8 भी है, 8 लाख भी उन है। पर होनी चाहिए, उन पर होना चाहिए। जो लोग 5-5, 8-8 लाख रुपया पेंशन के तौर पे ले रहे हैं उन पर क्यों नहीं टैक्स होना चलें जी, हमें प्रोग्राम को जिनका क्लोज 1 करना लाख है। से कम है उन पर नहीं होना अमजद शोएब साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मोहसिन बेग साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया। और जब आपकी भी पेंशन लगेगी तब आपसे हम पूछेंगे। अभी आप तजवीज़ें दे रहे हैं ना कि जी लाख से नीचे नीचे हो तो टैक्स ना लगे, लाख से ऊपर हो तो टैक्स लगे। ये क्योंकि आपकी पेंशन नहीं आती तो आप इसलिए इस तरह की पता नहीं बातें कर जनरल रहे हैं। साहब की लाख से ऊपर है, लाख से नीचे है। जनरल साहब ये इसका जवाब जरा जाते जाते अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। मेरी लाख से ऊपर हुई है, हो गई कोई तकरीबन 18 साल के बाद। हो गई, मुझे रिटायर हुए 21 साल हो गए हैं, 22वां साल चल रहा है। 18 साल तक मैं लाख से बहुत कम लेता रहा हूं। जिस दिन मैं रिटायर हुआ था 11,500 पेंशन थी, रिटायरमेंट पे 11,500 पेंशन मिलती थी मुझे। ठीक, कई साल 11,500 मिलती थी। ठीक। अमजद शोएब साहब को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मोहसिन बेग साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। चाहते हैं मुझे मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।